हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स अर्क यूट्यूब चैनल। ये चैनल जैसे कि आपको पता ही है मैथ्स के क्लास 11th और 12th के पूरे सिलेबस को कवर करता है, जो कि हमारा सीबीएसई ने सिलेबस जो प्रोवाइड किया है ये उसके ऊपर बेस्ड है। यहाँ आपको सब चैप्टर्स के वीडियो मिल जाएंगे। कुछ चैप्टर्स के वीडियो तो हमने अपलोड कर दिए हैं, कुछ चैप्टर्स के वीडियोस हम उस पर वर्क कर रहे हैं और कुछ समय में वो अपलोड कर होते रहेंगे ऑन रेगुलर बेसिस। तो सब्सक्राइब कर लें आप इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जब भी हम नया चैप्टर या नया वीडियो अपलोड करें तब आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का वीडियो क्लास 12th के डिटर्मिनेंट चैप्टर पर बेस्ड है। ये थर्ड लेक्चर है इस सीरीज़ का। फर्स्ट दो लेक्चर में हमने सारा डिटर्मिनेंट कवर कर लिया था। बस ये लेक्चर जो है वो क्विक वॉक थ्रू होगा। हम सारे चीज़ों को, सारे कंटेंट को फिर से एक बार देख लेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम रीड करते हो या फिर फर्स्ट टाइम आप ये वीडियोस देखते हो तो कहीं कहीं लिंक आपका बना हुआ नहीं होता। कुछ पूरा स्ट्रक्चर जो होता है उसमें से कहीं कहीं कोई लिंक आपका मिसिंग रह जाता है। तो उन सारे लिंक्स को आप अगर एक वॉक थ्रू कर लेते हो, जब चीज़ें फ्रेश रहती है आपके दिमाग में, तो वो लिंक काफ़ी अच्छे से बन जाता है और आपको एक होल सोल सी पिक्चर आपके दिमाग में बन जाती है जो काफ़ी समय तक आपके दिमाग में रहती है। इसलिए इट्स ऑलवेज़ बेटर, मैं हमेशा इनक्रेज करता हूँ कि चीज़ों को आप रिवाइज करते रहें रेगुलर बेसिस पर, जिससे कि ये चीज़ें आपके काफ़ी समय तक रिटेन रहे दिमाग में। तो आफ्टर saying all this, let's start with a quick walkthrough। डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ने के पहले हमें मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, तो जस्ट हम एक दो चीज़ें ही इसके बारे में देखेंगे। हॉरिजॉन्टल रो, इफ़ यू go about in horizontal fashion, those are called rows। if you go about in vertical fashion तो ये आपको कॉलम कहा जाता है इसे। ये जो भी आपका एक इंटरनल जो एलिमेंट है मैट्रिक्स में, ये आपको आपका लोकेशन बताता है। फर्स्ट नंबर बताता है किस रो में है, सेकंड नंबर बताता है किस कॉलम में है, और इस तरह से ये चलता है। और लास्ट में एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि m क्रॉस m बाई n जो है यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, इसका मतलब इसको ऑर्डर बोलते हैं, और ये होता है नंबर ऑफ़ रोज़ बाई नंबर ऑफ़ कॉलम्स। नंबर ऑफ़ रोज़ m यहाँ है, n नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट पर आते हैं। मैट्रिक्स की एज सच कोई वैल्यू नहीं होती है, उसे हम कुछ ऐसा सिंप्लीफाई करके कोई एक वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसलिए ऐसा कुछ है हुआ कि मैट्रिक्स, हर मैट्रिक्स के साथ हमने एक नंबर एसोसिएट कर दिया, रियल और कॉम्प्लेक्स। उसे एज सच ऐसे समझो कि उसे हमने सॉल्व करके कुछ सिंप्लीफाई कर दिया, एक नंबर निकाल लिया, और उसी को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है। पर जैसे कि एग्जांपल में दिखाया हमने कि एक मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट को शो करने का तरीका हो गया, स्ट्रेट लाइंस दोनों तरफ हम खींच देते हैं। और यहाँ पर भी मैट्रिक्स में जैसे कि स्क्वायर ब्रैकेट या कर्व ब्रैकेट्स हुआ करता है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस हुआ करती है, एंड एवरीथिंग इज सेम। और इसका वैल्यू हम एवेलुएट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल की तरफ और फिर सेकंड माइनस द प्रोडक्ट ऑफ वट एवर एलिमेंट्स वी हैव इन द अदर डायगोनल। सो ये a11 इंटू a22 माइनस a21 इंटू a12 आ गया। यहाँ इसे हम मॉड्यूलस नहीं कहते हैं, मॉड्यूलस के जैसा दिखता है बट इट इज़ नॉट मॉड्यूलस। और ऑर्डर के लिए कभी कभी हम शॉर्ट फॉर्म में डिटर्मिनेंट के ऑर्डर के लिए कह देते हैं कि वो ऑर्डर n है, क्योंकि यह हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होता है। तो एक ऑर्डर अगर आपने बता दिया तो इसका मतलब वो दूसरा भी सेम ही होगा, तो इसलिए हम दोनों ऑर्डर को बताने के बजाय कभी कभी एक ऑर्डर ही बताते हैं। जब हम अगर हमने अभी तक तो 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करके देख लिया, एवेलुएट करके देख लिया, अब हम देखते हैं कि 3x3 मैट्रिक्स का कैसे हम एवेलुएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें हमेशा प्रोसेस हमारे लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रो 2 पर जाता हूँ, रो 2 में जा करके देखता हूँ, तो ये रो 2 है, इसका हम इसके थ्रू ट्रावर्स करके हम इसके वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये रो 2 में सबसे पहले हमने a21 को एज इट इज़ कर दिया। यहाँ पर साइन को देखना होगा, साइन फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो मेरा पॉजिटिव साइन होता है, ये सेकंड एलिमेंट है, इसलिए इसका
साइन नेगेटिव होगा क्योंकि अल्टरनेटिंग चलता है, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, तो ये माइनस हो गया। और उसके बाद इस रो इस कॉलम को इग्नोर करके जो बच गया वो 2 by 2 मैट्रिक्स हम कॉपी कर देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एलिमेंट को उठाया हमने, यहाँ माइनस दिया था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और उसे वैसे ही छोड़ दिया। और उसके बाद फिर इस कॉलम और इस रो को इग्नोर करके जो बच गया उसे 2 by 2 यहाँ पर कॉपी कर दिया। इस तरह ही हमें थर्ड एलिमेंट के लिए भी करना है, A23 के लिए भी करना है। प्लस था ये इसके पहले वाला, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। और बाकी तो 2 by 2 मैट्रिक्स हम उसको इग्नोर करके, इस कॉलम को और इस रो को इग्नोर करके जो बच जाता है उसे कॉपी कर लेते हैं। इस तरह हमें 2 by 2 मैट्रिक्स का हमें पता ही है कैसे करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस माइनस दिस एक्सिस का प्रोडक्ट, तो ये हमारा 2 by 2 का होता ही है। सेकंड तरीका एक होता है कि -1 का पावर हम जो है ये दोनों सबस्क्रिप्ट को ऐड करके निकाल लेते हैं, और वो -1 का पावर जो हमने यूज़ किया वो हमारी वैल्यू हो जाती है, उससे हम साइन डिटरमाइन कर लेते हैं। और कभी भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम उस रो या कॉलम की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमें मिल जाते हैं, जिससे हमारे कैलकुलेशन इजी हो जाए। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किया था, तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर 3 का है, तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें याद होगा कि ये प्रिंसिपल डायगोनल में एवरीथिंग इज़ ज़ीरो, और उसके बाद हम इस जगह पर अगर मिरर इमेजिन कर लें और एक तरफ में जो भी हमारे नंबर्स हैं, जो कुछ भी एलिमेंट्स है, उसका हमारा नेगेटिव इमेज इस तरफ होगा। तो इस तरह फिर हमने इसे सॉल्व करके देख लिया था, ये हमारा 0 आ गया था, तो हम प्रूफ कर पाए थे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में 6 प्रॉपर्टीज़ होती है, तो 6 प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है डिटर्मिनेंट की कि आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो वैल्यू एज इट इज़ रह जाती है, कोई तरह का उसमें चेंज नहीं आता है। सेकंड होता है कि जिसमें आप 2 रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर दो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो आपकी नेगेटिव वैल्यू ही एक बाहर आती है, अदरवाइज़ और कोई वैल्यू कि एब्सोल्यूट चीज़ों में चेंज नहीं होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू एज इट इज़ रहती है, बस उसकी साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि अगर मान लो कभी 2 आइडेंटिकल रो या 2 आइडेंटिकल कॉलम आपको मिल गए हैं कभी किसी मैट्रिक्स में, तो उसकी वैल्यू 0 होती है, वो उसके बाद हमें बहुत कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आपका किसी रो या कॉलम को हमने एक कांस्टेंट k के साथ मल्टीप्लाई कर रखा है तो वो k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और अदरवाइज डिटरमिनेंट वैसे का वैसे ही रहेगा। तो यानी कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू k टाइम्स डिटरमिनेंट a के बराबर होगी, जहाँ डिटरमिनेंट a होगा, कैपिटल A है, वो है ABCD। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मान लो हमारे पास कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो दो एलिमेंट को मिला के बने हुए हैं, तो वैसे समय पर हमें ये ब्रेक हो जाता है 2 डिटरमिनेंट में। जैसे कि इस केस के इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो a प्लस बी एक टर्म दे रखा है, तो इसमें हमारा एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट हमने उठा लिया a d, उसे यहाँ पर कॉपी कर लिया फर्स्ट कॉलम का, सेकंड कॉलम से सी ई को एज इट इज़ कॉपी कर लिया। यहाँ पर हमारा जो टर्म है, यहाँ सेकंड जो एलिमेंट है वो b है, यहाँ पर हम 0 मान सकते हैं इसे, तो b 0, और उसी तरह सी ई जो नेक्स्ट कॉलम है उसे हमने कॉपी कर दिया, तो ये हमारा बन गया। इस तरह हम ब्रेक कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप किसी रो या किसी कॉलम में k टाइम्स दूसरे रो या k टाइम्स दूसरे कॉलम को ऐड कर देते हैं तो उससे कोई डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद फिर हमने एक क्वेश्चन देखा जो CBSE के प्रीवियस ईयर 2019 में आ रखा था। इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए डिटरमिनेंट आपको यूज़ करके प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ऐसी कुछ आती है। तो उसके लिए हम कुछ सिमेट्रिसिटी हमने देखी थी और उसके बाद हमने उसको कोशिश की कि कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेते जाएं, और धीरे धीरे सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जाते हुए हमें ऐसा दिखा कि हम उसको मैक्सिमम 0 की तरफ ले जा सकते हैं। वो करके हमने उसको सिंप्लीफाई करके प्रूव कर दिया था। अब एरिया ऑफ ए ट्रायंगल पर आते हैं। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल में आपको 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, वर्टिसेस दिए हुए हैं A B C, उनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और अगर ऐसा कोई हमें मिल रखा और हमें एरिया फाइंड करने को कहते हैं तो वो होता है हाफ ऑफ इस डिटरमिनेंट का x1 y1, और लास्ट कॉलम तो हमेशा 1 1 1 ही होगा,
तो x1 y1 1, x2 y2 1, और इस तरह से इस डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व कर लिया। उसका हाफ जो वैल्यू होगा वही एरिया होता है। तो एरिया तो एज इट इज़ वो पॉजिटिव क्वांटिटी ही होती है, इसलिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिया करते हैं हमेशा। लेकिन अगर मान लो कभी एरिया हमें दे रखा है, वो गिवन है, और इधर से कुछ डिटर्मिनेंट का कुछ फैक्टर अननोन है, तो हमें करना यह है कि एरिया को हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसिडर करके देखना है, और तब हम अननोन के बारे में वैल्यू निकाल सकते हैं। और कोलिनियरिटी भी हम इसी तरह प्रूव कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल उसके ज़ीरो हो जाए तो कोलिनियर है, वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो इस तरह हमने एक एग्जांपल भी देखा था जहां हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, तो उससे हमने प्लस माइनस दोनों वैल्यू कंसिडर करी और के की वैल्यू निकाल ली थी। अब माइनर्स एंड को फैक्टर, ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सिमिलर सी चीज़ें यहाँ पर भी आई है। माइनर का मतलब जस्ट ये होता है कि आपने जिस एलिमेंट का माइनर आपको निकालना है, आपको उस रो, उस कॉलम और उस रो को आपको इग्नोर करना है, जो बाकी बच गया वही आपका माइनर होता है। ठीक है। अब को फैक्टर होता है, को फैक्टर में सेम चीज़ें होती है एज इट इज़ एज माइनर होता है, बस उसमें एक डिफरेंस ये आता है कि आपको साइन का ध्यान रखना होता है। तो साइन उस एलिमेंट के लिए हम निकालने का एक तरीका तो है कि आप उस मैट्रिक्स में सबसे शुरू से जाएं, उस डिटर्मिनेंट में सबसे शुरू से जाएं। फर्स्ट वाला एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस माइनस ऐसे करते हुए आप जा करके अल्टरनेट जा करके देख सकते हैं। अदरवाइज सेकंड वे है कि आप दोनों सम कर लें सबस्क्रिप्ट के नंबर का, और वो -1 को पावर -1 का पावर उसे रख लें, तो उसके बाद हमें चीज़ें निकल आती है, या पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आ जाएगा। एडजॉइंट क्या होता है? तो एडजॉइंट के बारे में ये बताते हैं। एडजॉइंट एक मैट्रिक्स होता है, एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी मैट्रिक्स होगा। तो वो होता है, यहाँ पर हमने सारे को फैक्टर्स को लिख लिया, और उन को फैक्टर्स को सारे लिखने के बाद उसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं, तो वो हमारा एडजॉइंट बन जाता है। एडजॉइंट के बारे में एक प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि एडजॉइंट का क्योंकि एडजॉइंट एक मैट्रिक्स होता है, तो उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो इक्वल होता है ए डिटर्मिनेंट के उस ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के पावर n-1 के। फॉर एग्जांपल जब हमने 2×2 मैट्रिक्स लिया तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 - 1 1, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ए के बराबर हो जाता है। अगर 3×3 मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो होगा ए के स्क्वायर के बराबर, जहाँ हमने n को 3 ले लिया था। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है कि जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 हो, और जहाँ पर भी नॉट इक्वल टू 0 होगा वो नॉन सिंगुलर होगा। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ, जब भी हम ए इन्वर्स निकालना चाहेंगे तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। 0 अगर मान लो ये हो जाता है तो फिर हम ए इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो यही पॉइंट यहाँ पर कहा जा रहा है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, इसी को हम नॉन सिंगुलर कह देते हैं। ए नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, यही तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि ए नॉन सिंगुलर हुआ, और यही नेसेसरी कंडीशन है किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्टिबल होने का। ठीक है। तो वो कभी कभी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पूछ लेता, तो वो एक कंडीशन एक ही है कि द मैट्रिक्स, द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर। फिर नेक्स्ट पे आए हम, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस। तो इस तरह अगर हमें दे रखा है कुछ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस मिल रखे हैं, तो उनको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ax = b के फॉर्म में, और उसके बाद हमारे x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x, कैपिटल X में x, y, z तीनों हैं, और इन्हीं की वैल्यू हमें बेसिकली डिटरमाइन करनी है। तो वो x = a को हमने इस तरफ ले गए, तो x = a इन्वर्स b, और a इन्वर्स का हमें पता है, हमें निकालना होता है a इन्वर्स एडजॉइंट a बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, और उसके बाद फिर b का हमें वैल्यू पता ही है, ये प्रोडक्ट निकाल के हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू। तो
इस तरह से हमें एक क्वेश्चन और सॉल्व किया जो सीबीएसई 2017 में आया हुआ था। तो इसमें हमें कुछ प्रोडक्ट निकालना था और उसके बेसिस पर इनको सॉल्व करना था। तो ये प्रोडक्ट निकाल करके उससे हमें कुछ बेनिफिट मिल गया था, तो उसके बेसिस पर हमने सॉल्व करके निकाल लिया था। जो हमने फार्मूला अभी अभी पढ़ा था उसी के बेसिस पे निकाला था। अब अप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, तो अप्लीकेशंस कौन कौन सी है, एक जो हमने पढ़ रखी है बस उसी के ऊपर ये भी है कि एप्लीकेशंस जो है वो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जो अभी हमने देखा था वही इन्वर्स का यूज़ करके हम किस तरह से सॉल्व कर पाते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। और x इज इक्वल टू ए इन्वर्स b जो आया था, तो a इन्वर्स की वैल्यू हमने पुट कर दी एडजॉइंट a बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। अगर हमने ये पुट कर दिया तो उसके बाद हमें समझ आ जाएगा कि ये कंडीशंस क्या बताती है। a अगर जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 है और ऊपर वाला नॉट इक्वल टू 0 है तो इनकंसिस्टेंट। अगर दोनों ऊपर नीचे दोनों 0 हैं तो हमें और तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये कंसिस्टेंट है या नॉन कंसिस्टेंट है। उसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसके बाद निकाल के देखते हैं। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर हमें तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं ट्रायंगल के, तो फिर हम किस तरह से एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकाल सकते हैं, हाफ और वो डिटर्मिनेंट। कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस, अगर हमें 3 लाइंस दे रखी है तो वो फाइंड करने के लिए कि वो कॉन्करेंट है या नहीं, तो उसके लिए ये फार्मूला होता है कि हम सबके कोफिशिएंट को लिख लेते हैं और उसके बाद वो इक्वेट कर देते हैं 0 से। अगर वो 0 आ गया तो वो कॉन्करेंट होगा। तो उसके बाद अब हम असाइनमेंट पे आ जाते हैं। तो ये असाइनमेंट हम पहुंच गए हैं। जो क्वेश्चंस हम कुछ बनाया करेंगे, बना के अभी देखेंगे। तो ये आप ग्राउंड रूल सेम है एज इट इज़। तो फर्स्ट आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश खुद करिए। और ये क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ अभी पहले। इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू 10i जहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन एडजॉइंट a के डिटर्मिनेंट के वैल्यू को आपको फाइंड करना है। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये आपको निकालना है कि क्या होगा। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार अपने से ट्राई करके देख लीजिए। जिन्होंने भी ये अपने से सॉल्व कर लिया है वो उनके लिए शाबाशी, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो जिन्होंने भी अच्छे से अपने से सॉल्व कर लिया उन्होंने बहुत अच्छे से इसको चैप्टर को समझा है, तभी ये सॉल्व हो सकता है। चलिए तो हम देखें इसे। गिवन a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू 10i। चलिए ठीक है, इसको क्या करते हैं, हम a को हम इस तरफ ले आते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ a ये क्या बन गया 10, तो एज इट इज़ रह गया a इधर आ गया, तो a इन्वर्स हो जाएगा इधर, और i तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज इट इज़ है। ये आपका मल्टीप्लाई हो करके i के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज़ रह जाता है। तो ये हमने ऐसे का ऐसे ही रख दिया। अब हमें वी नो कि a इन्वर्स का फॉर्मूला होता क्या, a इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, ये a इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a डिवाइडेड बाई 10 है। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने इसको पुट कर जैसे ही किया तो वो निकल करके आ गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये समझ आया, क्योंकि a इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a हुआ करता है। तो इसलिए दिस इम्प्लाइज, इसी से आप समझो ना, इसको पुट करके देखो a इन्वर्स इधर तो राइट हैंड साइड में 10 a इन्वर्स है, यानी कि 10 को अगर मैं नीचे ले आऊँ यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले आऊँ तो ये हो जाएगा एडजॉइंट a डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू a इन्वर्स। तो a इन्वर्स में यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में होता है वो फार्मूला में एज डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 10 हो गई। अब दूसरा हमें पता है कि एडजॉइंट a का जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो होता है
ए इंटू एन, जितना ऑर्डर है ऑर्डर माइनस वन, यानी कि 3 माइनस वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, 3 क्योंकि ऑर्डर 3 है ना, तो इसका मतलब फिर यहाँ पर एडजॉइंट ए निकालने को हमें कहा है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये 10 स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये आएगा। तो आंसर इसका सी होगा। ठीक है, समझ आ गया ये पूरी तरह से। एडजॉइंट ऑफ ए, ये फार्मूला हमारा जो मैंने कहा था कि इसे याद रखना, ये यहाँ पर ही काम आ गया। तो इस तरह ये फार्मूला आपको काफ़ी जगह यूज़फुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ ए इज़ ए 3x3 मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 8, देन डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल्स। तो यहाँ किया क्या है कि जो मैट्रिक्स ए है उसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो वो वाला रूल यहाँ लगाना होगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद ये ट्राई कर सकते हैं, और उसके बाद फिर मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ इसे। चलिए देखें इसे। ये है, सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स देखना चाहिए। ए एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का फिर हम इस तरह देखते हैं। A11 3x3 का है, तो A12 A13, एक जनरलाइज मैट्रिक्स लिख लेते हैं 22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये एक जनरलाइज मैट्रिक्स हो गया। अब 3a किसके बराबर होगा? 3a, क्योंकि यहाँ पर 3 जो है स्केलर है। स्केलर एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको मैट्रिक्स का अच्छे से याद होना चाहिए। तो उस केस में होता है कि सारे के सारे जो स्केलर है, सारे एलिमेंट्स को हमें उसे स्केलर से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि 3a11 3a21 इस तरह से हर जगह 3 आ जाएगा। 3 मैं ऐसे केवल कर दे रहा हूँ। 3a11 3a12 3a13 और इसी तरह बाकी भी। ठीक है, 3 हर जगह आएगा, लेकिन क्योंकि स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे यही होता है ना कि सब हर जगह 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पर ये कह ये रहा है कि आपको 3a का एक मैट्रिक्स जो 3a है उसका आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा, आप डिटर्मिनेंट जब हम लेते हैं तो वहाँ तो एक प्रॉपर्टी एक कहती है ना कि आप जब भी मल्टीप्लाई करते हो k से तो वो वैल्यू ही बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर एक तरह से समझो कि k जो कांस्टेंट है वो 3 है। इस कॉलम में भी 3 कॉमन आया, इस कॉलम में भी 3 कॉमन आया, और थर्ड वाले में भी, यानी कि 3 क्यूब, और बाद में जो बच गया वो हमारा डिटर्मिनेंट a बच गया। ठीक है, यानी कि 3 3 जा 27 और a की वैल्यू दे रखी है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 8, यानी कि ये हो गया हमारा 216। तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट वाले से तो एटलीस्ट ईजी था, ये फर्स्ट वाला थोड़ा ट्रिकी था, इसलिए उसे ध्यान देना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ फॉर एनी 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू 8i की तरह इसे कंसिडर कर सकते हैं, देन राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो जो लोग चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। जिनको समझ नहीं आया हो मे बी उनके लिए हेल्प हो जाए। a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू 8 आई कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ आप देखो कि 8 मैंने कॉमन ले लिया और उसके बाद तो 1 1 0 0 यानी कि आई। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसे, a इंटू एडजॉइंट a। अब ये कहता है कि वैल्यू ऑफ, आपको
इसकी वैल्यू निकालनी है। ये तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन से कुछ मिलता जुलता सा हम इसमें काम कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि एडजॉइंट ए को एक तरफ ही छोड़ दिया और इसको इधर ले गए 8 ए इनवर्स और आई इज इक्वल टू 8 ए इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर आई तो आप किसी भी चीज़ों से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ए इनवर्स का हमें पता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ठीक है, यहाँ पर हम एडजॉइंट ए की वैल्यू 8 ए इनवर्स है, उसी को हम कॉपी कर देते हैं 8 ए इनवर्स, और यहाँ पर हो गया ए इनवर्स दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो इम्प्लाइज आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा उसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। ए को मैं यहाँ ले आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ऊपर ले जाऊँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 8 इसकी वैल्यू आ गई, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट वाले के जैसा था, फर्स्ट वाले का भी यूज़ उसमें हुआ था। फर्स्ट वाला ज़्यादा ट्रिकी था, ये वाला फिर भी कम है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें, लाइक डिसलाइक अपने इसके बारे में बता दें। ऑल्सो सब्सक्राइब कर लें इस यूट्यूब चैनल मैथ्स अर्क को, यहाँ हमें सारे के सारे वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं, और ये कुछ कुछ समय पर पीरियडिकली आप अपडेट होते रहेंगे और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू ऐसी वैल्यू आ जाएगी। जो लोग पॉज करना चाहे पॉज कर लें वीडियो को, एक ट्राई तो खुद से कर लेना चाहिए। चलिए, यूजिंग प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं तो यहाँ हमारा ऐसा है कि कुछ में टर्म जो है वो 2 चीज़ों से मिला के बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर 1 1 हमेशा हमें दिख ही रहा है, तो एटलीस्ट हम करें कि किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को अगर हम माइनस कर दें एक दूसरे से तो हम कुछ चीज़ों से तो छुटकारा पा सकते हैं, और 1 1 से तो हम हमेशा छुटकारा हमें मिल ही जाएगा। तो वही काम करते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं, सॉल्यूशन बना करके देखें सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम R1 में करते हैं। R1 में हमने किया R1 माइनस R2 कर देते हैं, और दूसरा कर देते हैं R2 में R2 माइनस R3। ठीक है, फिर देखें क्या बनता है। ये 1 माइनस 3y बच गया यहाँ पर, 1 माइनस 1 यहाँ पर ये 0 है। 1 प्लस 3x था, उसमें से आपने 1 माइनस कर दिया, 3x ही बच गया। ठीक है, सेकंड वाले में से ये इस रो में से सेकंड रो में से थर्ड रो माइनस करना है, तो 1 प्लस 3y था तो वहाँ से केवल -1 हुआ, 3y बच जाएगा, माइनस 3z बच गया यहाँ पर, और 1 माइनस 1 यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, थर्ड रो तो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, 1 प्लस 3z और 1, ये हमारा आ गया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद इसे कुछ और सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमें दिख रहा है कि यहाँ 3 हमें हर जगह से कॉमन मिल जाएगा, इस रो से भी मिल जाएगा और इस रो से भी मिल जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड रो से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो इज इक्वल टू ये LHS है ना, LHS, तो 3 स्क्वायर यहाँ पे ले लिया। अब उसके बाद हमें क्या बचा, -y 0 3y माइनस z 0, यहाँ पर 3 नहीं बचेगा, ये x बचेगा क्योंकि आपने 3 को उधर लिया। ठीक है, और फिर क्या बचा यहाँ पर 1 प्लस 3z और यहाँ पर भी 1। ठीक है, अब ये 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया, ये हम 9 ले लेते हैं, ये 9 कर दिया इसे। अब यहाँ पर देखें कि हम किसी इसके रो 1 के अक्रॉस एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग अक्रॉस रो 1।
ठीक है। रो 1 के अक्रॉस अगर हम एक्सपैंड करें तो हमें क्या मिलेगा, एक्सपैंड कर दें तो हमें -y9 यहाँ पर बच गया। अच्छा अब देखो क्या बच रहा, माइनस वाई ये फर्स्ट टर्म ले लिया, इसके बाद क्या बचा, ये माइनस जेड -0, ये -y एज इट इज़ लिया था, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, यानी कि ये नहीं, प्लस माइनस प्लस, तो ये x एज इट इज़ रह जाएगा। फिर देखें क्या बचा, इन दोनों को अगर हम कर दें तो y इंटू 1+3z, ठीक है, x इंटू वाई इंटू 1+3z, नहीं ये नहीं होगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर इसे हटाओ, माइनस ऑफ माइनस जेड, यानी कि प्लस जेड हो गया, ये प्लस जेड, ठीक है, ये बन गया। अब ये 9 दिया यहाँ हमने, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि वाई जेड हो गया, प्लस एक्स लिया, और यहाँ पर क्या है, y +3yz प्लस z, ये क्या बन गया हमारा 9। अब 3 सबसे बड़ा टर्म को पहले ले आते हैं, 3xyz प्लस ये हमारा क्या हो गया xy, ये टर्म हमने ले लिया, ये भी ले लिया, ठीक है, ये xy हो गया, प्लस अब ये बचा yz को उठा लो यहाँ से, yz प्लस xz, तो ये हमारे सारे के सारे टर्म हमने कॉपी कर लिए, और यही हमारा RHS भी है 9, 3xyz प्लस xy प्लस yz प्लस xz, ठीक है। तो ये यही हमारा RHS है, तो ये हमारा हैंस प्रूव्ड, ठीक है, इजी था, कोई बहुत ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, बस हमें कुछ ब्रेक करके इसको सिंप्लीफाई करना था, उसके बाद बहुत ईजी था। तो ये सब क्वेश्चंस बन गया, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, तो ये क्वेश्चंस आप अपने से करोगे, मैं थोड़ा सा बस से इसमें हिंट्स बता देता हूँ कि कैसे करना है, उसके बाद आप इजीली अपने आप कर पाओगे। तो ये एक डिटर्मिनेंट है, और इसमें भी यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट रो और सेकंड रो को अगर हम देखें तो 2a यहाँ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी 2a + 1 कुछ चीज़ें आपकी शॉर्ट हो जाएगी, और यहाँ पर तो 0 आ ही रहा। सिमिलरली आप इन तीनों में 1 1 1 है, तो इसका मतलब आप 1 - 1 और 1 - 1 इस तरह से दो हमें ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। तो इसलिए रो 1 माइनस रो 2 कर दो और रो 2 माइनस रो 3 कर दो, जिससे कि हमारा इजी हो जाएगा, उसके बाद सॉल्यूशन दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आप देख लेना। लास्ट एक क्वेश्चन, इफ़ a इज इक्वल टू ऐसा कुछ मैट्रिक्स दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स, और तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है 2 - 3 5, जो ये हमारा मैट्रिक्स यहाँ पर है, उसी के लिए ये लीनियर इक्वेशंस बने हुए हैं, और ये क्वेश्चन हमेशा आया है, बहुत साल आया है, 18 19 इवन 20 में भी ये आया है सिमिलर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप अपने से एक बार देख लेना, और इसमें हमें क्या करना होगा वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ए इन्वर्स निकालना होगा, हमें पता है AX इज इक्वल टू B, ठीक है। तो AX इज इक्वल टू B होता है, और X इज इक्वल टू इम्प्लाइज X इज इक्वल टू A इन्वर्स B, ठीक है। तो A तो हमारा ये दिया हुआ है, इसका हमें इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने का क्या फार्मूला होता है, X इज इक्वल टू एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A और इनटू B, ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहले एडजॉइंट A निकाल लेना है। एडजॉइंट A हमारा होता है, सारे कोफैक्टर्स को हम लिया करते हैं, कोफैक्टर्स का एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, और उसे फिर ट्रांसपोज कर देते हैं, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं, तो वो हमारा एडजॉइंट हो जाया करता है। तो उसका एडजॉइंट निकाल लिया, उसके बाद फिर इस डिटर्मिनेंट जो हमारा मैट्रिक्स दे रखा है A, उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है, वो डिटरमाइन कर लिया। इसके बाद जो हमारा एडजॉइंट A मैट्रिक्स आया, इस मैट्रिक्स को हमें B से मल्टीप्लाई करना होगा। तो B कौन सा होगा, B होगा 11 - 5 - 3,
ये बी होगा। बी इज़ इक्वल टू, ये हमें एक मैट्रिक्स जो हम यहाँ ले रहे हैं तो 11 -5 और -3, ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये बी हो गया मैट्रिक्स हमारा। तो हमें पता है एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। बी हमने यहाँ से, ये हमें पता हो गया, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल ली हमने, एक्स की वैल्यू निकाल ली। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस मैंने कुछ आपके लिए छोड़ दिए हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करके फिर आप मैसेज भेज सकते हो, हम मुझे कमेंट पे डाल सकते हो कि इतने क्वेश्चंस मेरे बन गए हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली आपके सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हम अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें। कुछ आपको इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो वो सब भी आप भेज सकते हैं, वो अपने फीडबैक भेज सकते हैं। उन फीडबैक्स को हम पॉजिटिवली लेंगे। कहीं कुछ हमें कुछ मिसिंग लगेगा तो उसे डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे कि उसको बेटर कर लें। और इस यूट्यूब चैनल मैथ्स अर्क पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड लास्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।